तो देखो आज कुश्ती के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ कुछ बात हम पढ़ चुके थे, जैसे कुश्ती के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की कुश्ती होती है, या रेसलिंग खेल आपका कितने प्रकार का होगा। तो हम जानते हैं 2 प्रकार का है, एक फ्री स्टाइल है, एक ग्रीको रोमन रेसलिंग है। अब जो अपने यहाँ ज्यादा प्रचलन में है वो फ्री स्टाइल टाइप की कुश्ती रहेगी, जो अपने यहाँ ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि बात की जाए, ये सारी बातें कल हम लोग पढ़ चुके थे कि कितने प्रकार की होती हैं, क्या कहानी है ना। अच्छा, अब जैसे कभी बात आती है कि हमसे कभी अंतर पूछता है, तो अंतर भी तो बता सकते हैं कि आपके ग्रीको रोमन में और फ्री स्टाइल में क्या अंतर है। ठीक है, तो वो अंतर भी अभी क्लियर कर लेंगे कि आप बता सकते हैं कि जो फ्री स्टाइल के जो प्लेयर होते हैं या जो रेसलर होते हैं वो फ्री रहते हैं, कमर के नीचे से भी पकड़ सकते हैं, पैर को भी पकड़ सकते हैं, उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं रहती है। लेकिन जो ग्रीको रोमन या रेसलिंग जो रहेगी वो इतने हिस्से वाले भाग से ही कुश्ती को खेलेंगे या लड़ेंगे। ठीक है, और ये देख रहे हैं ना कि यहां से पैर को भी पकड़ रही है। अब ग्रीको में ऐसा सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आप याद रखो थोड़ी सी बाउंडेशन रहेगी, ये कल हम लोग बात कर चुके थे। अगली बात देखें, शब्दावली अंत में पढ़ लेंगे। देखो, विश्व में सबसे पुराना जो खेला है विश्व में जो सबसे पुराना खेला है वो लिखा है, इसलिए वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वो कुश्ती है। अपने वैदिक काल से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है, प्राचीन काल में जानकारी मिलती है, महाभारत में जानकारी मिलती है। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि 5000 साल पहले सुमेरियन काल में भी यह खेल खेला जाता था। अच्छा, एक बात शायद बताई होगी, 708 BC या ईसा पूर्व में आपने इस खेल की जानकारी आपको मिली थी। कौन से खेल में? ओलंपिक या ओलंपिया। तो हम बताएंगे ये उस समय भी इसकी जानकारी हमको मिलती है ओलंपिक में। ये बात भी याद रखेंगे, शायद कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले तो, है ना। अगली बात देखो, आगे की बात करते हैं कुछ। अब ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपने यदि फिल्म दंगल देखी हो तो आप सबने देखी होगी, तो वहां से में बहुत सारी जानकारी आपको याद आएगी, बातें वो वाली कि किस तरह से पॉइंट वहां पे जीते जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले समझेंगे कि जैसे उसके पिताजी ने समझाया था, नाम क्या था? महावीर फोगाट, है ना। तो महावीर फोगाट समझाते हैं कि बेटा एक गद्दे का एक ग्राउंड बना होगा, ये लगभग जो है 12x12 का इसका साइज रहेगा, लंबाई चौड़ाई इसकी क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है, अब इस एरिया में खेलेंगे, यदि इसके बाहर चले गए तो पॉइंट गिरे तो आपका पॉइंट जाएगा। कैसे जाएगा अभी बात करेंगे। तो अब देखें कि कुश्ती खेल 2 प्रकार का हो गया, ये बार-बार रिपीटेशन। अब देखिएगा, यदि हम बात करते हैं सबसे पहले कोई खिलाड़ी खड़े हुए हैं या खेल की शुरुआती स्थिति में है, तो जैसे ही खेल शुरू होगा तो यदि वो उसको रेड जोन में धकेल देता है तो उसको 1 पॉइंट मिल जाता है। रेड जोन में मतलब या तो उसको गिरा दे, जमीन में गिरा दे, या उस सर्कल के बाहर उसको धकेल दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको आप लोग बताएंगे, उसे वहां पे जो रेफरी होगा तो उसको तुरंत एक सिग्नल देगा और उसके खाते में 1 पॉइंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जैसे 1 पॉइंट ऐड होगा, उसके बाद क्या होगा? टेक डाउन। यदि किसी खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को पटक देता है, अब पटक दे भाई, हो सकता है यदि उसने कंधों के बल पटक दिया, यानी कि मैट से यदि दोनों कंधे टच करा दिए तो फाइट वहीं की वहीं खत्म। नहीं कहते चित कर देगी, गाना सुना है ना। हाँ, तो चित कर दिया माने फिर तो खेल खत्म ही हो गया ना। ठीक है, लेकिन ये उसके पहले की स्थिति कि कंधे आपके मैट से या जमीन से टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, और आपने एक बार पलट दिया है, 2 नंबर वही घुमा के फिर दूसरी बार पलट दिया, वैसे ही करके स्कोर आपका वैसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखें यहां से फिर आता है स्टैंडिंग। खड़े हुई स्थिति में यदि आप किसी खिलाड़ी को डेंजर पोजीशन में या 1-2 बार उसको पलट देते हैं, गिरा देते हैं और फाउल के पास ले जाकर के गिराते हैं, तो अब वहां पे उसके स्कोर बढ़ेंगे और वहां पे उसके पॉइंट हो जाते हैं 4। कितने नंबर मिलेंगे या कितने पॉइंट बढ़ जाते हैं? 4 पॉइंट बढ़ जाते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। यदि बैक थ्रो, यदि आपने उसको पीठ के बल, हाँ, कमर से पकड़ के, या ऐसे कहें कि जैसे कल शायद बताया भी होगा, ऐसे पकड़ के और सीधे आपने सर के ऊपर से फेंक दिया, ठीक है, और पीछे गिरेगा ही, तो आपको डायरेक्ट 5 पॉइंट मिलते हैं। यहां पे बहुत अच्छे तरीके से वो समझा रहे होते हैं महावीर सिंह फोगाट कि बेटा ऐसा बहुत कम होता है कि आप मैदान में 5 पॉइंट जीतना, और आप बहुत ही ज्यादा लीड कर सकते हैं यदि आपने इस तरह का कोई भी ऐसा शॉट मान लीजिएगा या ऐसा मूवमेंट दिखाया कि आपने खिलाड़ी को पकड़ के कमर से और पीछे फेंक दिया, तो सीधे सीधे आपके खाते में कितने पॉइंट ऐड हो जाते हैं? 5। ये किसी भी रेसलर का अपने आप में बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि वो एक ही मूव में कितने पॉइंट जीतेगा? 5।
ठीक है, चलो देखते हैं कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं। अच्छा, ये पिन प्लस बाउट एंड, यदि आपने उसको चित कर दिया और उसके कंधे जो है मैट या फर्श पे टच हो गए तो आपकी बाउट यानी कि जो फाइट चल रही थी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जीत कौन गया, जिसने उसको चित किया होगा। ठीक है, अब देखें ये कुछ मैदान दिखेगा हमको इस तरह से। यदि हम बात करें कि खिलाड़ी यहां तक पहुंचता है, धकेलते, अपन कुछ नहीं कर रहे, मात्र ऐसे करते करते उसको धकाते हुए लेकर के गए और एक पैर उसका इस सर्कल के बाहर पहुंचा तो सीधा रेफरी सिग्नल दे देगा, भाई साहब को 1 पॉइंट दे दो, है ना। इसी मैट के हिसाब से क्या रहेगा, उनकी कलर, उनकी यूनिफॉर्म भी डिसाइड होती है, रेड और ब्लू सामान्य स्थिति में। तो यदि अभी एक रेसलर ये है मान लेते और एक ये है, इसको बस कुछ नहीं ऐसे पुश करते करते अपन पीछे तक लेगा, यदि उसका पैर यहां पे भी रख गया ना तो सीधे सीधे 1 पॉइंट सामने वाले का बढ़ जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि हम देखें कि साहब इस तरह से 1 पॉइंट मिलता है कि कैसे भी स्थिति में आपने खिलाड़ी को जमीन पे पटक दिया तो आपका 1 पॉइंट हो गया। और अभी बता रहे थे कि ये जो यहां पे आसपास सर्कल रहेगा ना और अपन ने गिराया नहीं है, यदि सर्कल के सिंपल बाहर उसका क्या है, पैर निकला है, तो भी 1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अगली बात देखो यदि बात करते हैं कि टेक डाउन की स्थिति में कैसे 2 पॉइंट मिलेंगे, तो आप रेफरी का भी साइन देख रहे होंगे, दिख रहा होगा हमें कि उसने जो वहां पे स्कोरिंग कर रहा है, स्कोर बढ़ा रहे हैं, वो धीरे से कितने पॉइंट बढ़ा देंगे, 2 पॉइंट बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि आपने किसी भी खिलाड़ी को लिया और धीरे से पटक दिया, लगे ना चोट इसलिए उसको आराम से ही गिराएं, हालांकि ऐसा नहीं कि धीरे से गिराएंगे। तो अब तो यह है कि मैट है, गद्दे का ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, इसके पहले इन सब खिलाड़ियों की जांच की जाएगी जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आएंगे, खेलने आएंगे। वैसे तो नाडा बाडा आप पढ़ेंगे, नहीं तो आगे हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो नाडा बाडा वाली बात नहीं बता रहे। यहाँ पे बात क्या बता रहे हैं, जो रेफरी है वो ये देखते हैं कि आपने कोई ऑयली चीज तो हाथ पे लगा के नहीं आए और पता चला कि जो कॉस्ट्यूम या जो किट पहनी है उसके अंदर कोई और कुछ रखे हो, तो इसलिए ये सब चेक कर लेते हैं पहले से ही, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, आपने शायद कभी ग्रामीण क्षेत्र का दंगल देखा हो या फिर कभी आपने पहलवानों का रहन सहन देखा हो। वो क्या करते हैं क्या बात, वो ये करते हैं कि अपने शरीर पर कुछ विशेष प्रकार के ऑयल का लेप करते हैं रोज नियमित रूप से। इसलिए करते हैं क्योंकि उनका शरीर पे जो चिकनाहट है वो जब लड़ने जाएं तब उनको, क्योंकि वहां पे तो वो बैन है, वहां पे किसी प्रकार का आप ऑयली चीज का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यदि अपन सोचे होशियारी कर लें तो आपको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सरसों का तेल, तो उन्होंने, अच्छा आदमी बेचारा दिन महीने भर में 5 लीटर खा पाता है, वो 5 लीटर लगा जाते हैं, खाने के लिए 6 लीटर अलग चाहिए या किलो में अलग चाहिए, क्योंकि वो अपने शरीर पे साहब घंटों तक मालिश कर रहे हैं, जिससे उनका जो शरीर है, हिंदी में बताएं जो देह है, वो कैसी बनी रहे, थोड़ी सी चिकनी बनी रहे, जिससे क्या होगा, खिलाड़ियों की ग्रिप उतनी मजबूती से नहीं बन पाएगी जितनी मजबूती से पकड़ बनना चाहिए। अब ग्रिप मजबूत नहीं बनेगी तो पटक नहीं पाएगा, ठीक, और पटक नहीं पाएगा तो कोई बात ही नहीं है, फिर है ना, चलेगा, पॉइंट ही नहीं मिल पाएंगे। तो ये वैसे खेल बहुत शानदार है और अपना देश तो इसमें खैर महारत हासिल है। तो आप क्या करें, आपने एक खिलाड़ी को लिया और ऐसे करके बैठे बैठे, अच्छा इसमें याद रखना, इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है आपका रेलवे। रेलवे के ज्यादातर जो एम्प्लॉइज होते हैं ना वो इसी खेल से निकले हुए होते हैं, यानी कि रेलवे का खुद का अपना रेसलिंग कंपटीशन उनका खुद का है। इसलिए एक करंट का पॉइंट याद रखना, आज ही की खबर है या कल की खबर थी क्या, कि आपके रेलवे ने देश का सबसे बड़ा एक कुश्ती एकेडमी बनाई है या रेसलिंग एकेडमी बनाई है, कुश्ती अकादमी कह लीजिएगा, कुश्ती अकादमी या रेसलिंग एकेडमी कहेंगे। अब कहां बनाई है, तो ये दिल्ली में बनाई गई है, दिल्ली के किशनगंज में। कहां बनाई गई है, दिल्ली के किशनगंज में बनाई गई है। बनाई नहीं की मतलब अनाउंस कर दिया है, बनाई जाएगी। ये कल या आज ही की खबर है, तो आप याद रखेंगे, रेलवे द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहां बनाई गई है, तो आप बताएंगे देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहां बनाई गई है, दिल्ली के किशनगंज में बनाई गई है ना। तो रेलवे के ज्यादातर जो एम्प्लॉइज होते हैं वो स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती हुए होते हैं, जो आपके नेशनल या स्टेट लेवल पर खेले होते हैं, ठीक है, जिसमें कुश्ती है और बाद बाकी खेल तमाम होते हैं। अगली बात देखो, तो आपको यहां पे 2 पॉइंट मिले। अब आपको चलते आगे की बात दिखाते, ये बात आती 4 पॉइंट की। यहां पे खेल शुरू हुआ और खेल शुरू होगा तो अब देखना, इसका एक कंधा को उसने कहां लगा दिया है, जमीन पे, और इसके बाद इनको समय दिया जाता है, जो रेफरी करता रहता है ऐसे करके हाथ पटकता रहता है,
उनको समय दिया जाता है 2 सेकंड 5 सेकंड में। यदि आप इसको हटा देते हैं तो कोई बात नहीं है, और नहीं तो समय के हिसाब से यहां पे रेफरी के द्वारा जो यहां पे रेडर है या जो लड़ रहा है उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, कितना समय आप उनको दबाए रखते हैं या कितने समय तक आप उनको नीचे रख सकते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ये 5 नंबर वाली बात, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्कर नहीं है। यदि आपने ये संभाल लिया ना और 3 नंबर वाले संभाल लिए, आपका सिलेक्शन 100% है, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मर जान दो, कैसे मर जाएगा, वो भी तो पहलवान है, कोई कमजोर आदमी थोड़े ना है ना। कमजोर आदमी इन सब चीजों से दूर रहता है, वो पहले तय कर लेता है कि हम पीएससी करेंगे, वो पहले ही सोच लेता है। हाँ, और जो पहलवानी करेगा वो पीएससी नहीं करेगा, क्योंकि उनके क्या है, एक अपने देश की नहीं, अपने राज्य की मुझे सबसे कठिन परीक्षा जो लगती है वो है एमपीएसआई, सबसे कठिन परीक्षा है। और ठीक है, और सिलेक्ट हो गए तो पहले दिन में ऑफिसर बन जाते हैं। अच्छी बात क्या है, एक ही दिन में पता चल जाएगा कि तुम अधिकारी बनोगे या नहीं बनोगे। अच्छा, इसके लिए क्या है कि जितनी ताकत आपके दिमाग में चाहिए उतनी ताकत घुटने में चाहिए। यदि आपका घुटना कमजोर है तो साहब इसके बारे में सोचो ही नहीं, क्योंकि आपने जैसे तैसे करके यहां पे पता चला क्वालिफाई कर लिया, 200 में से 160 प्लस नंबर आते हैं, यदि आपकी रनिंग नहीं निकल रही है तो ये 160 किसी मतलब के। तो वही आदमी तैयारी करेगा, माना कि साहब जिसकी रनिंग बढ़िया है, जिसका दिमाग बढ़िया है, यानी कि दोनों चीजें बेहतर रूप से कार्य करेंगी, वो पार्टिसिपेट करेगा। बाद बाकी कोई बात नहीं है, पीएससी कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखिएगा कि वो क्या करेगा, फाइट यहां पे चल रही होगी, उसको पकड़ के और अपने ऊपर से घुमा के फेंकेगा, तो अब इसको यहां पे क्या मिल जाते हैं। अब आपको लगे सर इसकी गर्दन टूट जाए तो ठीक है, तो नहीं टूटेगी, क्योंकि गद्दे वगैरह हैं, और बाई चांस डैमेज शरीर को कुछ हानि भी हो जाती है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, है ना। क्योंकि आप याद रखेंगे ये फाइट ही है, लड़ाई है। ये कैसी लड़ाई है, अच्छा जानबूझ के नहीं करोगे आप, नहीं तो पकड़ लिया ऐसे करके फिर लगे मुंह में दे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, बाई चांस की बात होती है तो बात अलग है, नहीं तो सोचोगे साहब ये इसने मुझको पहले हराया था, इसके चक्कर में बाहर हो गया था गेम से, अब इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं, बदले की भावना से कोई भी खेल नहीं खेला जाता, ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती। नहीं तो हम लोग जब खेला करते थे तो अपने गेंद जानबूझ के दे रहे हैं उसमें, ठीक है, कोई भी मुद्दा रहा हो, क्योंकि मैच खेले, इसके अलावा कोई दूसरा खेल ही नहीं खेले हैं। ठीक है, तो ये तो आपके 5 नंबर की बात थी, मतलब 5 पॉइंट की बात थी। अब आ जाओ ये टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि किस खेल में क्या टाइम ड्यूरेशन का हिसाब किताब रहता है, समझते हैं। यदि हम बात करते हैं अंडर 15 की, कैडेट्स की बात करते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सिटी वगैरह पे जो जूनियर लेवल के खेल होते हैं, ठीक है, उनकी बात करें तो उनके लिए आप याद रखेंगे 2-2 अटेम्प्ट रहेंगे, है ना। और कितने समय के लिए रहेंगे, हमसे समय पूछता है, 2-2 मिनट के खेल होते हैं। कितने मिनट का, 2-2 मिनट का। और जैसे 2 मिनट का आपका ये खेल है पहला, और फिर 30 सेकंड का आपने एक छोटा सा ब्रेक दिया, आपने 30 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक दिया, और अगला गेम फिर शुरू होगा आपका 20 सेकंड, मिनट लिख दिया, 20 मिनट का, सही तो है, हाँ 20 मिनट का, 2 मिनट, 2 मिनट 20 नहीं, 2 मिनट, 2 मिनट, और फिर 30 सेकंड का ब्रेक, और फिर अगले 2 मिनट में फिर। अब जरा समझिएगा, ये जो 2 मिनट है, यानी कि टोटल खेल आपका 4 मिनट का रहने वाला है, उसी में तय हो जाएगा कि खिलाड़ी कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। कभी पूछता है कि जो जूनियर विंग के प्लेयर रहेंगे, जो रेसलर रहेंगे, उनके लिए जो ब्रेक होगा वो ब्रेक कितने समय का होता है, तो दोनों में ब्रेक सेम होगा, 30 सेकंड का। ब्रेक में कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा समय बदलेगा जब आपके सीनियर खिलाड़ी खेलेंगे तब। ठीक है, एक तो अंडर 19 भी इसी में आ जाएंगे, और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो सीनियर प्लेयर है वो आ जाएंगे। अब जरा देखिएगा, बस जो अंतर है वो ये है, यहां पर 3 मिनट का गेम होता है, 3 मिनट का खेल खेला जाएगा। तो अंतर क्या है कि हमसे जब पूछता है जूनियर प्लेयर्स के लिए या रेसलर के लिए 2 मिनट, और सीनियर के लिए 3 मिनट, और ब्रेक की बात जब आएगी तो दोनों के लिए आप सेम टाइम याद रखेंगे, 30 सेकेंड, है ना। तो अब जरा देखिएगा, आप ऐसे करके याद रख सकते हो, 2 मिनट और 30 सेकंड का समय, और उसके बाद फिर आपका जो खेल शुरू होगा वो अगले 2 मिनट के लिए फिर शुरू होगा। ठीक है, जब यही बात हम सीनियर प्लेयर के लिए बात करेंगे तो आपके 3 मिनट और 30 सेकंड, और फिर अगले 3 मिनट। इस तरह से आप इसको खेल को याद रखेंगे, चलेगा। अब यहां से कभी पूछता है कि बताइएगा मेंस प्लेयर में और आपके जूनियर प्लेयर में, दोनों में समय का अंतर क्या है, तो 1 मिनट का अंतर है, ब्रेक में कहीं कोई अंतर नहीं मिलेगा। अगली बात देखो, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, क्या क्या संगठन बनाए गए हैं, तो उसके लिए आप फिला को याद रखेंगे
किसे याद रखेंगे? फिला, जिसको आजकल हम लोग संयुक्त विश्व कुश्ती संघ के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड रेसलिंग कंपटीशन या फेडरेशन के नाम से जानते हैं। तो देखो फेडरेशन इंटरनेशनल डी एसोसिएशन के नाम से याद रखो, डी ल्यूट्स एसोसिएशन के नाम से याद रखो। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1912 में की गई थी। अब हमसे पूछेगा बताइएगा जो फिलास ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन बनाया गया इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, या पूछेगा कि बताएं इसका संबंध किस खेल से है। यह भी प्रश्न पूछेगा कि इसका संबंध किस खेल से है, तो हम बता देंगे इसका संबंध रेसलिंग से है, कुश्ती से संबंधित है, जिसे आजकल हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त विश्व कुश्ती के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड रेसलर फेडरेशन या फेडरेशन के नाम से जानते हैं। अगली बात देखो, कभी हमसे पूछता है यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, फिला के या वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप के कौन है? नेनाद लालोविक। क्या नाम? अच्छा नाम है, लालोविक याद रखो। क्या नाम याद रखेंगे? लालोविक नाम के व्यक्ति को आपने प्रेसिडेंट बनाया है, जिनका संबंध कहां से है? फिला से है। ठीक है, अब पूछेगा बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ज्यादातर हेडक्वार्टर कहां मिलते हैं हमको? स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉजेन में है, एक शहर है लुसाने। हाँ, ये क्या है? ये लॉजेन है, अंतर समझना। ठीक है, वैसे तो शहर या सिटी का नाम नहीं देगा, आप याद रखेंगे स्विट्जरलैंड। क्या नाम याद रखो? स्विट्जरलैंड। ठीक है, 1912 में स्थापना की गई थी। वर्तमान में चेयरमैन का नाम लालोविक है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? स्विट्जरलैंड में है। अब जैसे बात कर लेते हैं अपने भारत के बारे में, बात कर लो तो आप याद रखेंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में जो कुश्ती फेडरेशन या संघ या समिति बनाई जाएगी उसकी क्या स्थिति है, तो आप याद रखेंगे यहाँ के जो चेयरमैन हैं, शायद कल इनके बारे में बात किए थे परसों, ब्रजभूषण शर्मा। अब कुछ याद आया? अच्छा चलो, अब देखो हेडक्वार्टर कहां है, तो भारत की बात होगी तो राजधानी में बनाया जाएगा क्योंकि सेंट्रल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारी परीक्षा को लेकर के। प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कुश्ती पहलवान या कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी, इनका नाम है उदय चंद। और कब मिलेगा इनको? तो 1961 में मिलेगा, माने शुरुआती दौर में। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। तो हम यहां से याद रखेंगे कि आपके कुश्ती खिलाड़ी या पहलवान को पहले ऐसे रेसलर जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर क्या कर देंगे? उदय चंद। याद कैसे रखोगे कि आपके कुश्ती में रेसलिंग में या कुश्ती खेल में जो अर्जुन पुरस्कार का उदय हुआ था, जो अर्जुन पुरस्कार का उदय हुआ था वो कब हुआ था? अर्जुन पुरस्कार का उदय 1961 में हुआ था। ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा उदय कब हुआ था? 1961 में हुआ था। तो हमने याद रखा कि प्रथम अर्जुन पुरस्कार रेसलिंग में किसको दिया गया था? तो उदय चंद नाम के व्यक्ति को दिया गया था। किस वर्ष में? तो पहले ही वर्ष याद रखो 1961 में, 1961 में दिया गया था। और फिर पूछेगा कि ऐसे रेसलर जिनको सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो आप बता देंगे उनका नाम क्या है? सुशील कुमार। हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि एक हिंदी में शब्द का प्रयोग किया जाता है कि साहब लड़ाई क्लेश की जो व्याधा की जो जड़ है वो ट्रिपल जा है। जा, हाँ, तो ये ट्रिपल जा के कारण आदमी बड़ा ही परेशान हो जाता है ना। चलेगा, ये सुशील कुमार हैं जिनको आप कुश्ती में पहली बार, हाँ बता देंगे, कुश्ती में पहली बार इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला था और 2009 में इनको सम्मानित किया गया। सोचिएगा जो बेहतर, अच्छा इनको याद रखो, ये फोटो देख लीजिएगा, शायद कभी पूछेगा ये वो व्यक्ति हैं, हाँ ये वो व्यक्ति हैं जिनको आप अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा? देश के पहले खिलाड़ी या ओलंपियन कह लो जो आपके कुश्ती में पहली बार क्या मिल रहा है? अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा रहा है। इनको याद रखेंगे, इनका नाम है उदय चंद भैरव, यानी कि उदय हुआ था किस में? अर्जुन पुरस्कार में, कुश्ती खेल में 1961 में, 1961 में अर्जुन। आप तो सीधे याद रखो देश के पहले ऐसे रेसलर या पहलवान जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था उनका नाम है उदय चंद। ठीक है, भैरव, अपन उदय चंद से काम हो जाएगा। अब अगली बात देखो, अच्छा अब बात ये आएगी, पुरुषों की बात थोड़ी ना करेंगे, महिलाओं की तो भी करनी पड़ेगी। आपसे पूछेगा ऐसी पहली महिला पहलवान जिनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? साक्षी मलिक।
तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप याद रखेंगे 2016 में साक्षी मलिक को इस देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ, अगली बात देखो, अब देखें रियो में जीती थी। अब आओ आप बात करें प्रमुख खिलाड़ी, कुछ और भी हैं रेसलिंग से संबंधित। अच्छा, ये इमेज देख के कुछ याद आ रहा है? ये केडी जाधव साहब हैं और इनका इतिहास बहुत शानदार है, इसमें कोई बात नहीं है। 1952 याद आ रहा होगा, हेलसिंकी ओलंपिक याद आ रहा होगा। तो हेलसिंकी में देश को पहली बार इंडिविजुअल या व्यक्तिगत आपको मेडल दिलवाया था। तो ये बात याद रखो, कभी ऐसा प्रश्न आ जाए, देश तो छोड़ो, आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि भारत देश को सबसे पहले व्यक्तिगत या इंडिविजुअल कोई भी मेडल किसी खिलाड़ी ने दिलवाया, तो हाँ दिलवाया, नाम है केडी जाधव। ठीक है, अब आपको खेल याद तो रखना नहीं, खेल समझे गए हैं, केडी जाधव। ठीक है, अब खेल तो हमें पता ही है, रेसलर हैं। अब कौन सा मेडल दिलवा रहे हैं, तो हम याद रखेंगे ब्रॉन्ज मेडल दिलवा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इनके बारे में, तो केडी जाधव 1952 हेलसिंकी में 57 किलोग्राम में ये खेल रहे थे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन तैयार है और हरे, अच्छा कितना भी पुराना क्वेश्चन है, रटा रटाया डला है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमसे गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, प्रथम द्रोणाचार्य। अब ये तो हमें पता है कि द्रोणाचार्य हम किसको देते हैं, कोच को, प्रशिक्षकों को देते हैं। तो याद रखेंगे ऐसे पहले प्रशिक्षक या कोच जिनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नाम बहुत बढ़िया है, भालचंद्र। क्या नाम है? भालचंद्र भास्कर और भागवत, ट्रिपल भा। ठीक है, और भाग, ये कुश्ती में पहलवानों को ये कहते तू बेटा भगा भगा के मारना। नाम क्या है? भालचंद्र भास्कर और भागवत। ठीक है, सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि राजा राम मोहन राय के बाद ये कोई तगड़ा नाम है तो वो इनका ही आता है। ठीक है, अब देखो तो द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले किस पहलवान को दिया जा रहा है, तो भालचंद्र भागवत को दिया गया, ऐसे याद रखो। अब ये कौन है, तो ये आपके भागवत साहब हैं जिनको पहली बार सम्मानित किया गया था। कुश्ती कौन सा खेल खेल रहे हैं? हाँ कुश्ती, हाँ कुश्ती, अभी कुश्ती के अलावा कहीं और ही नहीं जाएंगे। अगली बात है, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, ये समय ऐसा चल रहा है, आप अंतिम दौर में हो रहे होते हैं, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, आप तब तक बैठे तो हैं, मुझे यही बड़ा वो है। ठीक है, एहसान। अच्छा ये देखो सुशील कुमार पे आ जाओ, इनके बारे में थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि रेसलिंग में आपको इनको याद रखना है, कई सारे खिलाड़ियों को हमें याद रखना है। कुश्ती के बारे में एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक में इनके द्वारा एक मेडल जीता गया था, तो आप बताएंगे ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल जीता गया था? ब्रॉन्ज मेडल लिखा है, हाँ ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 2008 में इन्होंने पदक या मेडल जीतना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद अगले ओलंपिक में पार्टिसिपेट फिर करेंगे और अगले ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे और इस ब्रॉन्ज से ये प्रमोशन देंगे अपने आप को और ये सिल्वर पे पहुंचेंगे। तो अब पूछेगा कि बताइएगा कि लगातार 2 ओलंपिक में, लगातार 2 ओलंपिक में, हाँ तो कैट सब लिखा हुआ है, अपन मेंस फ्री स्टाइल 66 किलोग्राम में खेलेंगे। ठीक है, अब याद रखेंगे कि लगातार 2 ओलंपिक में ये आपको पदक या देश को मेडल दिलवाते हैं। एक बार 2008 में दिलवाते हैं आपको ब्रॉन्ज मेडल और 66 किलोग्राम की कैटेगरी है, एक याद रख लो एक खिलाड़ी में, फिर वही काम देती रहेगी। और 2012 में याद रखो इसको इन्होंने सिल्वर में बदला और ये बात है आपकी कब की? 2012 की। ठीक है, ये बात आपने याद रखी। अगले पॉइंट पे आओ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रह सकता है आपके लिए कि हम याद रखेंगे कि भारतीय पहलवान, ऐसे भारतीय पहलवान जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। पूछेगा ऐसे भारतीय पहलवान या रेसलर जो आपके वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में क्या कर रहे हैं? गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। नाम क्या है? सुशील कुमार है। सोचिएगा कि मतलब कहीं ना कहीं टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अब वही वाली बात आती है, भाग्य और किस्मत वाली बात आ जाती है। सब कुछ होने के बाद भी अब कुछ भी नहीं है, है ना, सारी चीजें बंदिशों में पहुंच गई हैं। तो ये बात याद रखेंगे इनके बारे में। अगला पॉइंट देखो, अच्छा जानते ही हैं, चलेगा आगे की बात आओ कि हम कुश्ती तो पढ़ ही रहे हैं। एशियन चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली, हम लोग वही फैक्ट पढ़ रहे हैं जो इंपोर्टेंट है, मतलब पहले पहले वाले जितने भी काम हुए हैं, कि आप याद रखेंगे एशियन चैंपियनशिप में ऐसी महिला जो आपको, या ऐसी महिला रेसलर पहलवान जो आपको गोल्ड मेडल दिलवा रही है, नाम क्या है? नवजोत कौर।
और इनका संबंध कहां से है? पंजाब से है। तो एशियन चैंपियनशिप में ये आपको कोई भी महिला रेसलर या महिला खिलाड़ी हमको क्या कर रहे हैं, पहली बार गोल्ड मेडल दिलवा रही हैं, ये याद रखेंगे, नवजोत कौर पंजाब से है। अब एक और क्वेश्चन, अभी हाल ही में ऐसे नाम से संबंधित एक ओलंपिक क्वालिफाई किया था डिस्क थ्रो में या डिस्कस थ्रो में, उनका नाम बता दो। कमलजीत कौर। क्या नाम याद रखेंगे? कमलजीत कौर। ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इकलौती ऐसी खिलाड़ी थी तो उनका नाम हम यहां से याद रखेंगे। अच्छा, इनको तो हर कोई जानता है, इनको इसलिए जानते हैं क्यों महावीर सिंह फोगाट को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब क्यों किया गया था यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी बेटी ने वर्ष 2010 के कॉमनवेल्थ में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड जीता था। अरे दिल्ली में हो रहा था, भूल गए? हाँ, तो अब यहां से आप याद रखेंगे, इसलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है, ये बात आपको याद रखना है। अगली बात देखो, बजरंग पुनिया साहब की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हाल ही की बात है, 2020 टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रहे हैं। और आपको क्या कैटेगरी, कौन से वजन में खेल रहे हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी का अलग अलग वजन होता है, तो इसमें कैटेगरी कैसे फिक्स की जाएगी? पता चला कोई 55 किलोग्राम का पहलवान 85 किलोग्राम से लड़ रहा है, तो 85 वाला तो ऐसी टांग रहेगा, ऐसे करके पटक दिया करेगा। ले, राजपाल यादव खली की लड़ाई नहीं हो सकती। कुश्ती एक फिल्म भी आई थी, शायद आप लोगों ने देखी हो। हाँ, तो अब क्या है कि हम क्या करेंगे, मुकाबला कैसा होना चाहिए? बराबरी वाला होना चाहिए। हाँ, तो 65 के साथ 65 लड़ेगा, 65 के साथ 68 भी नहीं लड़ सकता भाई, उसका 3 किलो ज्यादा है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे पास वजन है माना कि 55 किलो और अपनी स्वेच्छा से चाह रहा है कि हम 60-62 में खेलेंगे, 58 में खेलेंगे, वो बात अलग है। ठीक, ऐसा हो सकता है समिति के हिसाब से, लेकिन अब अपन चाहें कि साहब 55 वाला 85 के साथ संयोग से खेल रहे, वो नहीं होगा। हाँ, कम में नहीं जाएगा। हाँ, तो अब ये बात याद रखें, कैटेगरी का मतलब किस वजन वाले खिलाड़ी के साथ खेलेगा। चलेगा, अगली बात समझते हैं यहां से। तो बजरंग पुनिया तो हमें वैसे याद, अभी पढ़ चुके इनके बारे में। तो अगली बात देखो कि ये भी अभी, अच्छा, इनका कुछ समय मुझे लग रहा गड़बड़ चल रहा था इस समय। वैसे तो इसके पहले 2020 से पहले ये विश्व के सबसे बेहतर पहलवानों में से, रेसलर में से एक थे, यानी कि विश्व चैंपियनशिप रह चुके हैं। एकमात्र भारतीय पहलवान जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीते हैं। इसलिए ये लगातार 3 साल से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीतते आ रहे थे। और उसके बाद कुछ भी माने, आप याद रखो कि 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में इनका प्रदर्शन थोड़ा सा लूज रहा और बेचारे ये मानो कि कुछ नहीं से कुछ भला कि आपको ब्रॉन्ज तो दिलवा दिया। तो आप याद रखेंगे कि ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पुनिया को 2020 में जीत रहा, जिनसे उम्मीद नहीं थी। रवि दहिया साहब, हालांकि उनका भी खेल बहुत बढ़िया था, अपन थोड़ा सा यदि उनके बारे में आगे जानेंगे तो उनका भी खेल बहुत बढ़िया था, वो आपको सिल्वर मेडल दिलवाते हैं। लेकिन बजरंग पुनिया को याद रखो, ये उस समय देश के सबसे बेहतर पहलवानों में शामिल थे या थे, इकलौते थे। लेकिन ये ओलंपिक में आपको कौन सा मेडल दिलवा रहे हैं? ब्रॉन्ज मेडल दिलवा रहे हैं। अब देखिएगा अगली बात, आओ आगे की बात करते हैं। तो अगला नाम है गीता फोगाट। ये वह भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। क्या किया था? क्वालिफाई किया था, गीता फोगाट। ये नाम तो बहुत सारे हैं, गीता, बबीता और विनेश फोगाट। अच्छा, इनमें से शायद एक ने सुसाइड भी कर ली है ना? एक ने कर ली है शायद, सबसे छोटी वाली ने, किसी वो फेलवेल हो गई थी, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था, समय हो गया इस बात को। हाँ, अगली बात देखो, भारतीय महिला पहलवान, भारतीय महिला रेसलर जिन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था, उनका नाम क्या है? गीता फोगाट। इनका नाम क्या है? गीता फोगाट। अगली बात देखो, अब जैसे बात की जाए योगेश्वर दत्त, ये भी शानदार प्लेयर है। योगेश्वर दत्त किस कैटेगरी में खेलेंगे तो आप बताएंगे 60 किलोग्राम की। अभी तक आप देख रहे हैं 67 और 68 चल रहा था, ये आप खेल रहे हैं 60 किलोग्राम की कैटेगरी में। और योगेश्वर दत्त ने कौन सा मेडल या पदक जीता तो आप बताएंगे ब्रॉन्ज। याद कैसे रखोगे? ऐसे याद रखेंगे। 2012 में ये लंदन ओलंपिक हो रहा है, यहां पे सुशील कुमार ने सिल्वर जीता था। यहां पे सुशील कुमार ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। और वहीं पर योगेश्वर दत्त कौन सा मेडल जीत रहे हैं? ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे हैं। ये बात याद रखेंगे, दोनों आपको एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात देखें, जैसे बात की जाए साक्षी मलिक को याद रखेंगे। साक्षी मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान बनी जिन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इसी के बाद इनको आपके राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, क्या नाम है? साक्षी मलिक। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, हो सकता है कभी कभार एग्जाम में पूछे।
है ना। रियो की बात ही है। अगली बात, अच्छा इनकी कैटेगरी पूछता है तो 58 किलोग्राम में खेलेंगे। किसमें खेलेंगे? 58 किलोग्राम कैटेगरी में खेलेंगे। मेडल ब्रॉन्ज मेडल है। अगली बात देखो, रवि कुमार दहिया हाल ही में ये सिल्वर मेडल जीते हैं और 57 किलोग्राम में। अच्छा व्यक्ति की कद काठी देख करके लगता नहीं है 57 किलोग्राम का होगा, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये फिट है। तो याद रखो ये ब्रॉन्ज मेडल दिलवा रहे हैं और इन्हीं के साथ में एक और रेसलर है जिनका नाम याद रख लो, बजरंग पुनिया, जो आपको ब्रॉन्ज मेडल दिलवा रहे हैं, है ना। आपको रजत पदक क्या कहते हैं, कांस्य पदक दिलवाएंगे। अगली बात देखो, 2019 में विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता था आपके रवि दहिया ने, ठीक है। ये हमने शायद सारी बातें ओलंपिक में करी हैं, इनके बारे में सब कुछ पढ़ा, इसलिए फटाफट बस आपको सुना रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, मतलब कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं। 2 बार एशियन चैंपियनशिप भी रहे हैं, कौन? आपके रवि दहिया साहब, ठीक है। ये बातें याद रखेंगे तो पूछ ले कि बताओ हाल ही में देश के कौन कौन से प्रसिद्ध रेसलर हैं या पहलवान हैं, तो उनके बारे में हम यहां से बातें याद रखेंगे। अगले खिलाड़ी की बात की जाती है बजरंग पुनिया। ये क्यों वापस आ गया, अब नहीं आना चाहिए था। चलो अब देखो विनेश फोगाट को सुनिएगा। विनेश फोगाट के बारे में हो सकता है इस टाइप के फैक्ट कभी कभार एग्जाम में पूछे जाएं कि एशियन खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनेंगी या पहली महिला रेसलर बनेंगी। ये बात याद रखो, एशियन खेल में यदि किसी ने पहली बार गोल्ड दिलवाया तो वो उनका नाम क्या है? विनेश फोगाट। और पूछेगा कॉमनवेल्थ में कोई महिला यदि आपको गोल्ड दिलवा रही महिला पहलवान तो उनका नाम है गीता फोगाट। क्या नाम है? गीता फोगाट। ये कॉमनवेल्थ में याद रखेंगे, ठीक है। 2020 में विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित भी किया गया है, ठीक है। 2021 के हमको अभी पढ़ना है कौन कौन को दिए गए थे, ठीक है। वैसे तो एक बार शायद वीडियो डाल भी दिया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, चलेगा। प्राचीन ओलंपिक खेलों की कुश्ती का प्रतिनिधित्व, ये तो अपना इतिहास की बात है, आपको शुरू में पढ़ा दिया था, ध्यान है, देखो पढ़ो। 708 में ओलंपिक में खेला गया था, ये सब आपने पढ़ लिया है, ठीक है, चलेगा। तो ये सब बातें अपनी कुश्ती से संबंधित हो गई कंप्लीट, ठीक है। कल कुछ नया पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।